Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 1st May 2023. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about a quote. The process of self-discovery has now been technologically outsourced. This topic is important from our syllabus paper 1 essay point of view, also important from our syllabus GS paper 4 ethics and integrity point of view. तो जैसा आपको पता है कि हर मंडे को हम लोग एक essay टॉपिक लेते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द कोट दैट कम्स इन द इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर ऑन संडे. तो वही ये कोट है, द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज़ नाउ बिन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स्ड. तो इस तरह का essay को कैसे ओपन कर सकते हैं, कैसे उसकी इनिशियल लाइंस लिख सकते हैं, वो ज़रा देखते हैं. टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हैव बिन लॉन्ग फैसिनेटेड ह्यूमंस. दे हैव लॉन्ग फैसिनेटेड ह्यूमंस नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ हाउ दे हेल्प मेक आवर लाइफ्स मोर एफिशिएंट बट ऑल्सो फॉर द वास्ट पोटेंशियल दे होल्ड फॉर इन्फ्लुएंसिंग सोसाइटी. ये तो सिंपल सा ओपनिंग हो गया. टेक द लेटेस्ट एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफ चैट जीडीपी एंड GPT and Midjourney, which help in answering queries in a sophisticated manner. There have been debates over how they would impact society. देखिए, अभी आपने अच्छी बात बताई टेक्नोलॉजी के बारे में एंड देन आपने थोड़ा सा ट्विस्ट दे दिया कि थोड़े से डिबेट्स ये भी हैं कि हाउ दे वुड इम्पैक्ट द सोसाइटी इन फ्यूचर. देयर आर सम कंसर्न्स और इशूज़ लाइक कॉपीराइट, प्लेजरिज्म, जीन एडिटिंग से डिज़ाइनर बेबी जैसे इशूज़, ड्राइवरलेस कार्स जिससे फ्यूचर में अनएम्प्लॉयमेंट को प्रॉब्लम्स बढ़ सकती हैं. तो ये सब इश्यूज़ हैं दैट हैज़ स्पार्क डिबेट ओवर दीज टेक्नोलॉजी एज फार एज देयर इम्पैक्ट ऑन सोसाइटी इज़ कंसर्न्ड. अब ध्यान देने वाली बात यह है कि सवाल कुछ और था, ये कोट जो था वो कुछ और था. द प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी हैज़ नाउ बिन टेक्नोलॉजिकली आउटसोर्स. तो इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ अभी टेक्नोलॉजी पे बात की. अब हमें बाकी सेल्फ डिस्कवरी पे चर्चा करनी है. तो टेक्नोलॉजी से सेल्फ डिस्कवरी पे अब जब जा रहे हों तो आपको सीधा एब्रप्ट जंप नहीं मारना चाहिए. आपको कुछ ट्रांजिशन लाइन देना चाहिए, लिंकिंग लाइन देना चाहिए, जिससे एक लॉजिकल फ्लो बना रहे. यही चीज़ जो है ज़्यादातर स्टूडेंट्स के आंसर्स में या ऐसे में मिसिंग रह रहा है. इसी ऐसे का सबसे इंपॉर्टेंट है लॉजिकल फ्लो या ट्रांजिशन लाइन. फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमने टेक्नोलॉजी के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की है. अब हमें जाना है सेल्फ डिस्कवरी पे. तो एक ट्रांजिशन लाइन कुछ ऐसा हो सकता है कि द इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी इज सो प्रोफाउंड इन द करेंट टाइम्स दैट पीपल आर यूजिंग टेक्नोलॉजी फॉर द पर्पस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एज वेल. तो ये एक ट्रांजिशन लाइन हुआ, आपने दोनों को मिला दिया. टेक्नोलॉजी की पहले खूब चर्चा की कि टेक्नोलॉजी का कहाँ कहाँ इस्तेमाल है, फिर आपने कहा कि टेक्नोलॉजी का इतना ज़्यादा योगदान बढ़ गया आजकल हमारे जीवन में कि हम लोग सेल्फ डिस्कवरी के लिए भी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं. And then you talk about self-discovery. Self-discovery, as the name suggests itself, refers to the process by which a person is able to gain a deeper understanding about their own thoughts, meaning of their personality, characteristics, behavior, values, motivation, flaws, emotions and more. सरल भाषा में खुद को पहचानना, हम क्या चाहते हैं, हमारी अपनी जीवन से क्या इच्छाएं हैं, किस तरीके का हम फ्यूचर चाहते हैं, क्या क्या चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं सेल्फ डिस्कवरी. और सेल्फ डिस्कवरी काफ़ी पर्सनल चीज़ें हैं और वो हम तभी कर सकते हैं जब हम अपने साथ टाइम स्पेंड करें, अपने थॉट्स को एनालाइज करें. बट टेक्नोलॉजी का ज़माना इतना ज़्यादा प्रोफाउंड हो चुका है, इतना ज़्यादा ऑल इनकम्पैसिंग हो चुका है कि हम लोग सेल्फ डिस्कवरी के लिए भी ऑनलाइन सोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं. दैट इज़ where we can say कि the process of self discovery has been now technologically outsourced. और आप build करना शुरू करें, how we can build it further. Then you can say कि humans have had the urge to gain the deeper understanding across cultures since the time immemorial in order to ultimately experience life fully. Self discovery का जो process है ये हर एक कल्चर में, हर एक एज में लोगों के लिए सबसे एक इम्पॉर्टेंट मुद्दा रहा है. तो ग्रीक फिलोसोफर, एंशियंट ग्रीक फिलोसोफर भी इसी लाइन में कहते हैं, एरिस्टोटल, नोइंग योर सेल्फ इज़ द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम. जब आप अपने आप को जानना शुरू करते हैं तभी जाकर के आपके जीवन में असली विजडम की शुरुआत होती है. दिस इज़ बिकॉज नोइंग आवर सेल्फ हेल्प अस टू टच अपॉन लार्जर आइडियाज़ ऑफ इमोशन एंड साइकोलॉजिकल ग्रोथ common to all human, aiding us to develop a sense of empathy, knowing others' emotion in understanding world at large.
तो ये जो आइडिया हम डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज एथिक्स पेपर इज़ कंसर्न। एथिक्स में आप चैप्टर 1 जब पढ़ते हैं तो वहाँ पे एक टॉपिक है एथिक्स इन पर्सनल लाइफ एज वेल एज पब्लिक लाइफ, और वहाँ पे पर्सनल लाइफ में भी आपको एक बात पढ़ी होगी आपने कि आप पर्सनल लाइफ में एथिकल नहीं हो सकते जब तक आप खुद के साथ एथिकल नहीं हैं। और खुद के साथ एथिकल होने के लिए आपको खुद के थॉट्स को एनालाइज करना होगा, खुद को समझना होगा कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं, और उसके लिए आपको खुद के साथ वक्त बिताना होगा। और जब आप खुद के साथ काफ़ी एथिकल तरीके से डील करेंगे तभी आप आसपास के लोगों के साथ पर्सनल सेटअप में, अब स्पाउसेस के साथ, चिल्ड्रन के साथ, पेरेंट्स के साथ एथिकल तरीके से बिहेव करेंगे। एंड ओनली अ पर्सन हु इज़ एथिकल इन पर्सनल लाइफ विल बी एबल टू कैरी दैट एथिकल स्टैंडर्ड इन पब्लिक लाइफ ऑल्सो। अदरवाइज व्हाट विल हैपन इफ ए पर्सन इज अपीयरिंग एथिकल इन पब्लिक लाइफ बट लैक एथिकल स्टैंडर्ड इन पर्सनल लाइफ, तो आप समझिए कि उसका जो पब्लिक लाइफ में जो कंडक्ट है, एथिकल कंडक्ट, वो हॉलोनेस है, वो सिर्फ एक सुपरफिशियल एक्शन है, उसके पीछे कोई कंक्रीट पर्सनालिटी है नहीं। ऐसा नहीं हो सकता कि कोई इंसान ऑफिस में काफ़ी ईमानदारी से काम कर रहा हो और घर पे वो डोमेस्टिक वायलेंस कर रहा हो अगेंस्ट हिज और हिज वाइफ। तो अगर ऐसा है तो इसका मतलब है कि ऑफिस में भी वो काम नहीं कर रहा ईमानदारी से, वो काम करने की एक्टिंग कर रहा है। सो दैट इज़ हाउ यू कैन से कि the importance of self discovery, importance of being ethical with yourself is the most important aspect of our life if you want to become ethical in life in general। ये था चैप्टर 1। चैप्टर 4 जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, उसमें भी आपने पढ़ा है कि इमोशनल इंटेलिजेंस के 2 एस्पेक्ट होते हैं, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस एंड इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस। और इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस में भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है सेल्फ अवेयरनेस। दिस इज़ द बिगिनिंग, सेल्फ अवेयरनेस, नोइंग योर सेल्फ इज़ द बिगिनिंग ऑफ ऑल इंटेलिजेंस। और इसी कॉन्टेक्स्ट में स्वामी विवेकानंद जी का ये कोट पर्टिनेंट हो जाता है, टॉक टू योर सेल्फ वंस इन अ डे, अदरवाइज यू मे मिस मीटिंग विथ एन एक्सेलेंट पर्सन इन द वर्ल्ड। तो सारी बातें ये हैं कि सबसे पहले आपने इस कोट में टेक्नोलॉजी पर चर्चा की, फिर आपने कहा कि टेक्नोलॉजी इतना प्रोफाउंड हो गया है कि सेल्फ डिस्कवरी के भी पर्पसेस में लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन सेल्फ डिस्कवरी ऐसी चीज़ होती है जो सारे विजडम का बेसिस है। हमें खुद को पहचानना सारे विजडम का बेसिस है। दैट इज़ द बेसिस फॉर इमोशनल इंटेलिजेंस, दैट इज़ द बेसिस ऑफ बिकमिंग एथिकल इन लाइफ। और सेल्फ डिस्कवरी ऐसी चीज़ है जिसके लिए अरिस्टोटल का भी ये कोट हमने देखा है, नोइंग योर सेल्फ इज़ द बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम। ये आपको खुद से ही स्टार्ट करना होगा, इसके लिए कोई टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट नहीं मिल सकता। सेल्फ डिस्कवरी इज एन इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन द क्वेस्ट ऑफ लीडिंग मोर कंटेंटेड लाइफ। जब तक आप खुद को नहीं पहचानेंगे तब तक आपका एक सेटिस्फाइड या कंटेंट लाइफ नहीं होगा। इसी कॉन्टेक्स्ट में आप मास्लो हायरार्की या अब्राहम मास्लो जो अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका हायरार्की ऑफ नीड्स ऑफ ह्यूमन को भी देख सकते हैं। तो मास्लो का जो हायरार्की ऑफ नीड्स है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एथिक्स में काम आ सकता है, एसे में काम आ सकता है। तो मास्लो कहते हैं कि इंसानों की जो ज़रूरतें हैं वो 3 कैटेगरी में डिवाइड करके देखी जा सकती हैं, बेसिक नीड्स, साइकोलॉजिकल नीड्स एंड सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। बेसिक नीड्स में भी 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहले तो रोटी कपड़ा मकान, फूड वाटर वार्मथ रेस्ट, दीज आर द फिजियोलॉजिकल नीड्स। जब ये सब पूरे हो जाते हैं, रोटी कपड़ा मकान सबको मिलने लगता है, देन द नेक्स्ट नीड्स आर सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स। इसी के लिए लोग फिर वो पेंशन फंड लेना शुरू कर देते हैं, प्रोविडेंट फंड में पैसा डालना शुरू कर देते हैं कि ताकि फ्यूचर में उनकी सेफ्टी या सिक्योरिटी बनी रहे। ये सब होते हैं बेसिक नीड्स। जब ये सब चीज़ों पे लोग जो हैं वो सेफ़ हो जाते हैं, घर गाड़ी हो गया उनके पास प्रोविडेंट फंड में पैसे हो गए, देन दे स्टार्ट लुकिंग फॉर साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स में पहला लेवल का नीड होता है नीड ऑफ बिलोंगिंगनेस, कोई अपना हो जिनके साथ आप लव, फ्रेंडशिप, इंटीमेट रिलेशनशिप शेयर कर सकें। साइकोलॉजिकल नीड्स में हाइयर लेवल होता है स्टीम, वेयर यू लुक फॉर प्रेस्टीज एंड फीलिंग ऑफ एकम्प्लिशमेंट, कि आपने कुछ अचीव किया है ज़िंदगी में। आप इसको कह सकते हैं सेल्फ स्टीम वाला स्टेज। इसमें आप अपनी ईगो, पॉजिटिव सेंस में ईगो को यहाँ देखा जा रहा है, आप उसको हैप्पी रखना चाहते हैं। लेकिन साइकोलॉजिकल नीड्स से भी ऊपर का नीड होता है सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स। ये सेल्फ फुलफिलमेंट नीड्स को हम लोग कहते हैं सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अचीविंग वंस फुल पोटेंशियल इंक्लूडिंग क्रिएटिव एक्टिविटी। यहाँ तक पहुँचने के लिए वन हैज़ टू नो और वन हैज़ टू मूव थ्रू दिस प्रोसेस ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। तो जब आपकी ये सब बेसिक ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं तब आप पहुँचते हैं टू द लेवल ऑफ सेल्फ डिस्कवरी एंड दैट लीड्स टू सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। बट ये जो मॉडर्न एज आ गया है
एक्सेसिव या प्रोफाइंड यूज ऑफ टेक्नोलॉजी का, वहाँ पे हम लोग सेल्फ डिस्कवरी के लिए भी जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं, दैट विल नेवर अलाउ अस टू रीच टू द लेवल ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन इन ट्रू सेंस, क्योंकि वो भी एक आउटसोर्स सेल्फ एक्चुअलाइजेशन ही होगा। एंड दैट विल नेवर अलाउ अस टू हैव अ कंटेंट लाइफ, क्योंकि कंटेंट लाइफ के लिए ये जर्नी हमें खुद तय करनी होगी। अभी सेल्फ डिस्कवरी के लिए अलग अलग मेथड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है, पहले से ही किया जाता रहा है, जैसे रिलीजियस टीचिंग का, मेडिटेशन का, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग का। लेकिन सबसे सिंपल और सबसे अच्छा तरीका है सेल्फ डिस्कवरी का क्वाइट कॉन्टेम्पलेशन, खुद के विचारों को उस पर विचार डालना, खुद के विचारों पे विचार करना इज़ क्वाइट कॉन्टेम्पलेशन। दैट इज़ द बेस्ट मेथड ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। इंटरैक्टिंग विथ योर सेल्फ, स्पेंडिंग टाइम विथ योर सेल्फ। अभी व्हाट कुड बी द रोल ऑफ टेक्नोलॉजी इन सेल्फ डिस्कवरी? थोड़ा बहुत पॉजिटिव रोल है टेक्नोलॉजी का सेल्फ डिस्कवरी में, जैसे ऑनलाइन आपने साइकोलॉजी के बारे में थोड़ा पढ़ लिया, ऑनलाइन आपने कुछ एक्सपर्ट्स के ओपिनियन सुन लिए, तो वो आपको थोड़ा बहुत इंड्यूस कर सकता है सेल्फ डिस्कवरी में। बट सेल्फ डिस्कवरी के प्रोसेस में टेक्नोलॉजी का ज़्यादातर रोल जो है वो निगेटिव ही है। आजकल का जो ज़माना आ गया है स्मार्टफोन का, इंटरनेट का, ये क्या कर रहा है, हम लोगों को हर वक्त इनग्रॉस करके रख रहा है, हमारा सारा टाइम वो कंज्यूम कर लेता है, और इस कारण से हमें खुद के साथ वक्त बिताने का वक्त ही नहीं मिलता। एंड दैट इज़ हाउ वी नेवर गेट to the actual game of self-discovery. Instead of putting in the tough work of questioning oneself and analyzing our behavior, people could go by simplistic and explanation available easily. हम लोग कैसा है, rather than knowing ourselves, knowing our thoughts, what we are doing, we are listening to many experts and all. और ये एक्सपर्ट जो है अपना ओपिनियन दे रहे हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, और उनको सुन करके हमें लग रहा है कि हम सीख रहे हैं, बट दैट इज़ नॉट ट्रू लर्निंग, राइट? यू सी, जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनका, ये मेरा नहीं है, एक क्रिटिक्स कहते हैं कि ऑल ऑफ देम अल्टीमेटली इनडायरेक्टली दे आर सेइंग कि दे आर जीनियस, राइट? तो वो मोटिवेट करने की जगह पे कई दफ़ा हमें डीमोटिवेट करके चले जाते हैं कि भाई ये तो इतना महान आदमी है, हम तो इसके सामने कुछ नहीं है, हम कैसे करेंगे ये सब चीज़ें। ऑल देयर टॉक्स आर इन दैट लाइन। और अगर वो मोटिवेट कर भी पाते हैं हमें कुछ करने के लिए, तब भी मोटिवेशन इज़ नॉट इनफ। व्हाट वी एक्चुअली नीड इज़ इंस्पिरेशन। और मोटिवेशन और इंस्पिरेशन में सबसे बड़ा अंतर यह है कि मोटिवेशन इज शॉर्ट लिव्ड वाइल इंस्पिरेशन इज एवर लास्टिंग। मोटिवेशन पाने के बावजूद भी, इफ़ यू आर मोटिवेटेड, स्टिल यू विल हैव टू कंपेल योर सेल्फ टू वर्क फॉर योर गोल। बट इफ़ यू आर इंस्पायर्ड, यू विल गेट एन इनर प्रोपल्सन टू वर्क टूवर्ड्स योर गोल। और हमें इंस्पायर होने की ज़रूरत है, और इंस्पायर होने के लिए वी नीड टू हैव सेल्फ डिस्कवरी। और ये जो टेक्नोलॉजी की मदद से, इन ऑनलाइन मोटिवेशनल स्पीकर्स को सुन करके, मोटिवेशनल गाने सुन करके जो हमें मोटिवेशन मिल रहा है, दैट इज़ नॉट लॉन्ग लास्टिंग। हमें खुद सेल्फ डिस्कवरी करके हमें मोटिवेशन नहीं मिलेगा, वी विल बी एक्चुअली इंस्पायर्ड, एंड दैट वुड हेल्प अस इन अटेनिंग गोल, दैट वुड हेल्प अस इन हैविंग ओवरऑल अ सैटिस्फाइड लाइफ, दैट वुड हेल्प an inspired person towards a particular goal will attain self-actualization as per Maslow's hierarchy of needs, that is highest level of needs for any individual. अब इसी कॉन्टेक्स्ट में आप देखिए, यूनिवर्सिटी ऑफ बाथ ऑफ इंग्लैंड, ट्रिनिटी कॉलेज आयरलैंड ने हाल फिलहाल में एक रिसर्च करके बताया कि द कॉन्स्टेंट यूज ऑफ सोशल मीडिया डज नॉट लेट पीपल टू इंटर इनटू अ स्टेट ऑफ प्रोफाउंड बोरडम। सोशल मीडिया हमें कभी बोर नहीं होने देता। अब बोलेंगे तो अच्छी बात है, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम क्या है कि जब तक हम प्रोफाउंड बोरडम के स्टेज तक नहीं पहुंचते हैं, तब तक वी मे नॉट एंटर इनटू क्रिएटिविटी एंड डूइंग मीनिंगफुल एक्टिविटी। आपको सुन करके थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसमें जो एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर्स हैं, जो मॉडर्न टाइम के सबसे इंपॉर्टेंट फिलोसोफर्स माने जाते हैं, एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी के प्रोपाउंडर, जैसे कि मार्टिन हेडेगर या यहाँ पे जीन पॉल सात्रे, एग्जिस्टेंशियल फिलोसोफर्स का कहना है कि फर्स्ट ऑफ ऑल वन मस्ट रीच टू द लेवल ऑफ बोरडम, लाइक बोरडम, सुपरफिशियल बोरडम, जैसे कि यू आर वेटिंग फॉर अ ट्रेन और स्टैंडिंग इन अ लॉन्ग क्यू, एंड दैट बोरडम will allow you to spend time with yourself, think about yourself, and then you start bringing creativity from inside, then you start knowing what you want in your life, and then begins the process of self discovery and ultimately leading to self actualization. But in the age of social media, in the age of smartphone, people are distracted. These equipments are never allowing us to reach to the level of profound boredom.
they are preventing the stage of profound boredom, they are preventing the stage of intense solitude. Intense solitude मतलब अपने साथ रहना और अपनी कंपनी को enjoy करना. That stage is never coming, and that is how the process of self-discovery is not happening. One has to spend time with himself. Jean-Paul Sartre, another existential philosopher apart from Martin Heidegger, they say if you are lonely when you are alone, you are in a bad company. देखिए, lonely होना और alone होना दो अलग अलग बातें हैं. Lonely होना मतलब when you have some loneliness for someone else company, but when you are alone means you are enjoying your own company, and one should be alone at frequent interval of time, after every frequent interval of time, क्योंकि alone रह करके ही the process of self discovery starts. तो ये सारी चीज़ें आप लिख सकते हैं इस तरह के कोट में. कंक्लूजन पार्ट में कुछ ऐसा लिख सकते हैं कि आउटसोर्सिंग आवर डिस्टिंक्टली पर्सनल सेंस ऑफ सेल्फ, यानी कि हमारी खुद की जो पर्सनल अंडरस्टैंडिंग है अगर उसको भी हम आउटसोर्स करने की कोशिश करेंगे, देन दैट वॉन्ट बी अ गुड आइडिया, इट इज़ नॉट अ फीजिबल आइडिया. देर आर सर्टेन एक्टिविटीज़ दैट कैन नॉट बी कम्प्लीटली रिप्लेस्ड बाय टेक्नोलॉजी, एंड सेल्फ डिस्कवरी इज़ वन ऑफ देम. अपने आप को समझना, अपनी फीलिंग्स को समझना एक उसमें से एक चीज़ है जिसको टेक्नोलॉजी कभी नहीं रिप्लेस कर सकती. And therefore, no matter how difficult the work of introspection and appraisal of the self may be, it is a task best left to us or humans resisting the temptation of technology. हर चीज़ के लिए हमें टेक्नोलॉजी की मदद लेनी नहीं चाहिए. सेल्फ कंटेम्पलेशन और सेल्फ रियलाइजेशन कठिन कार्य है, इसमें काफ़ी ज़्यादा फोकस मेडिटेशन लगता है, लेकिन फिर भी इसको हम टेक्नोलॉजी को आउटसोर्स नहीं कर सकते. आप एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पे आपको दिया हुआ है, ये देखिए, मैंने गूगल पर टाइप किया हाउ कैन आई बी हैप्पी और मुझे ये सब कुछ मिला. हैप्पी होने के हज़ारों तरीके मिल गए. हाउ कैन आई बी हैप्पी, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, एंड आई गॉट इट, आई गॉट दिस. आप बताइए हैप्पीनेस कितना सब्जेक्टिव चीज़ है, और ये गूगल आपको 1000 तरीके बता देता है हैप्पी होने के. डोंट यू थिंक इट इज़ अ सुपरफिशियल वे ऑफ सेल्फ डिस्कवरी? When we are trying to technologically outsource the process of self discovery, this is how we will be misguided. अभी इस पूरे डिस्कशन के बेसिस पे इस तरीके का कुछ ऐसे आ सकता है. नोइंग योर सेल्फ इज बिगिनिंग ऑफ ऑल विजडम. ये कोट दिया हुआ है एरिस्टोटल का. आपको भले किसी कोट में किसने उसको दिया है वो याद ना आ रहा हो, फिर भी अगर आप उस पर्टिकुलर कोट या उस पर्टिकुलर सेंटेंस के मीनिंग को अच्छे से समझ जाएं और उसको एक्सप्लेन कर दें अच्छे से विद गुड एग्जांपल्स, देन यू विल गेट मार्क्स. जितना मैंने डिस्कशन दिया है उसके बेसिस पे आप एक अच्छा 1000 वर्ड का ऐसे लिख सकते हैं ऑन दिस पर्टिकुलर टॉपिक. प्लीज अटेम्प्ट इट. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट इंटरनेशनल लेबर डे एंड दिस आइडिया. ये टॉपिक जो है सीधा सीधा ऐसे के तो काम नहीं आएगा, लेकिन ओपनिंग लाइन में या कहीं पे भी ऐसे में काम आ सकता है. इंटरनेशनल लेबर डे हर साल 1 मई को इंटरनेशनल वर्कर्स डे या लेबर डे मनाया जाता है. इट इज़ डन इन ऑर्डर टू कॉमेमोरेट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कर्स एंड देयर कॉन्ट्रीब्यूशन इन डेवलपमेंट ऑफ द वर्ल्ड. हिस्ट्री क्या है इंटरनेशनल वर्कर्स डे की? 1889 में मार्क्सिस्ट इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस, जिसको शॉर्ट में कहा जाता है सेकेंड इंटरनेशनल, अडॉप्टेड ए रिजोल्यूशन फॉर इंटरनेशनल वर्कर्स डे. देखिए, इसके पहले वर्कर्स को काफ़ी लंबे समय तक काम कराया जाता था, 15-15, 16-16 घंटे, और कम सैलरी दी जाती थी. लेकिन ये सेकेंड इंटरनेशनल जो कम्युनिस्ट का एक इंटरनेशनल ग्रुप है, इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, सेकेंड इंटरनेशनल, फर्स्ट इंटरनेशनल एंड थर्ड इंटरनेशनल. तो टाइम टू टाइम जो दुनिया भर के कम्युनिस्ट्स हैं उन्होंने मिल करके इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस बनाए हैं इन ऑर्डर टू प्रमोट द आइडिया ऑफ कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म अक्रॉस द वर्ल्ड. तो उसी में एक इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया गया 1888-89 में, ये वाला मार्क्सिस्ट इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस, इसको शॉर्ट में कहा जाता है सेकेंड इंटरनेशनल. इट एक्सेप्टेड अ रिजोल्यूशन दैट नो वर्कर शुड बी फोर्स्ड टू वर्क मोर देन 8 आवर्स अ डे. और इस चीज़ को, इस रिजोल्यूशन को हर साल याद कराने के लिए 1 मई को लेबर डे मनाया जाएगा, ऐसा उन्होंने फिर एक रिजोल्यूशन पास किया. बात की जाकर सेकेंड इंटरनेशनल के हिस्ट्री की, सेकेंड इंटरनेशनल जिसने ये इंटरनेशनल लेबर डे का रिजोल्यूशन पास किया है, तो जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और अमेरिका जैसे देशों में आप देखोगे कि 12 से 15 घंटे तक लोगों को काम कराया जा रहा था. और फिर उसके खिलाफ वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ, और पहले वहाँ पे 12-15 घंटे को घटा करके 8 घंटे का काम कराना शुरू किया गया, बिकॉज मैनी लेबर एसोसिएशंस इन द डिफरेंट कंट्रीज वेयर ऑन द डिमांड ऑफ सच थिंग्स. तो पहले इन सारे देशों में जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और यूएस सॉ डिमांड फॉर रिड्यूसिंग वर्क टाइम फ्रॉम 12 to 15 आवर्स ए डे टू 8 आवर्स. इसी तरीके के डिमांड बाकी दुनिया भर में भी हुए.
1864 में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया। चूँकि दुनिया के अलग अलग जगहों पे डिमांड चल रहा था कि वर्किंग आवर्स 8 घंटे से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, वीक में एक दिन छुट्टी होनी ही चाहिए, लेकिन ये डिमांड जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड और यूएस में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इसलिए था क्योंकि यहाँ पे इंडस्ट्रियलाइजेशन ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था और जहाँ इंडस्ट्री ज़्यादा होंगे वहाँ वर्कर ज़्यादा होंगे। तो फिर ये डिमांड के कारण फिर 1864 में इस डिमांड को यूनिवर्सल लेवल पे, पूरे वर्ल्ड लेवल पे रखने के लिए एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया, सोशलिस्ट एंड कम्युनिस्ट ऑर्गेनाइजेशन, दैट क्रिएटेड एट ए कॉन्ग्रेगेशन एट अ मीटिंग इन लंदन, और इसको नाम दिया गया फर्स्ट इंटरनेशनल। 1864 में बना फर्स्ट इंटरनेशनल 8 घंटे के काम को डिमांड करने के लिए। लेकिन दिस फर्स्ट इंटरनेशनल वाज डिसॉल्व इन 1876 ओवर सम आइडियोलॉजिकल रिफ्ट। कहाँ प्रॉब्लम्स आए? क्योंकि कुछ जो लेबर ऑर्गेनाइजेशंस थे इस फर्स्ट इंटरनेशनल में, दे डिमांडेड बेसिक रिफॉर्म्स लाइक 8 hours वर्क अ डे and not very fundamental changes, while other labor organizations they demanded complete revolution as Marx had talked. So that was the basic difference, and that is why first international died down. It got ended, and then second international was again created in 1889, and second international ने एक रेजोल्यूशन पास किया और फर्स्ट में को इंटरनेशनल लेबर डे मनाना शुरू किया विद द डिमांड ऑफ 8 hours वर्क अ डे, नॉट मोर देन दैट। सेकेंड इंटरनेशनल भी डिसॉल्व हुआ 1916 में, क्योंकि ये वक्त था जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था। और आपको एक बात अच्छे से पता होनी चाहिए कि कम्युनिस्ट्स हों या सोशलिस्ट्स हों, दे आर बेसिकली इंटरनेशनलिस्ट। वो नेशनल बाउंड्रीज को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। दे ट्रीट नेशनल बाउंड्री, रिलीजियस आइडियाज़ और कास्ट बेस्ड आइडियाज़ एज फॉल्स कॉन्शियसनेस implanted in the mind of workers so that they remain unaware about their true identity as a worker, and that is how they should not revolt. That is how the communists and socialists see the idea of nation. तो सोशलिज्म जो है या कम्युनिज्म जो है वो इंटरनेशनलिज्म में बिलीव करता है। जबकि आप ही बताइए, जब वर्ल्ड वॉर्स लड़े जा रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 1 लड़ा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि आइडिया ऑफ नेशनलिज्म इज एट द पीक। ईच एंड एवरी कंट्री एंड द सोल्जर्स ऑफ देयर कंट्री आर हैविंग एक्सट्रीम फीलिंग फॉर देयर ओन नेशन, जिसको आप पैट्रियटिज्म कह सकते हैं। तो जब जब नेशनलिज्म पीक पे होगा तो आप समझिए सोशलिज्म डिक्लाइन करेगा, और जब जब सोशलिज्म या कम्युनिज्म पीक करेगा तो नेशनलिज्म डिक्लाइन करेगा। दैट हैपेंड इन 1916। जब वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा है, मतलब नेशनलिज्म इज ऑन द पीक, patriotism is on the peak, and that is why socialism started to decline as a feeling, and that is how second international got disintegrated in 1916, which started in 1889 and which put the demand for international labor day. फिर तीसरा इंटरनेशनल बनाया गया 1919 में अंडर लीडरशिप ऑफ लेनिन, who was basically the torch bearer of Russian Revolution, and just like second international which broke during the first world war, थर्ड इंटरनेशनल ब्रोक ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। अभी लेबर डे से रिलेटेड एक और इवेंट आपको याद रखना चाहिए। 1886 में एक जगह है, 4 मई 1886 को एक जगह है शिकागो के हे मार्केट स्क्वायर में, वहाँ पे कुछ वर्कर्स प्रोटेस्ट कर रहे थे। उसी दौरान वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन और वर्कर्स के बीच में कुछ मारपीट हो गई, राइट्स हो गया। वहाँ पे वर्कर्स ने आग लगा दी आसपास के जगहों पे, और उसके बाद 8 वर्कर लीडर्स को उस पर्टिकुलर राइट के लिए गिल्टी पाया गया और उनको फांसी की सज़ा सुनाई गई। तो इन लोगों को कहा जाता है हे मार्केट मार्टायर्स, हे मार्केट ऑफ शिकागो के मार्टायर्स कहा जाता है। और जो लेबर डे मनाया जाता है 1 मई को, उस दिन इन जनरल जो लेबर्स हैं पूरे दुनिया भर के, उनके कंट्रीब्यूशन को भी याद रखने के लिए मनाया जाता है। साथ ही साथ ये जो हे मार्केट मार्टायर्स हैं, इनके भी कंट्रीब्यूशन को याद रखने के लिए मनाया जाता है। इंडिया के अंदर लेबर डे मनाना शुरू किया गया सिंस 1923 व्हेन लेबर किसान पार्टी ऑफ हिंदुस्तान इनिशिएटेड द सेलिब्रेशन। ऑन दिस डे कम्युनिस्ट लीडर मलयपुरम श्रृंगारवेलु चेटियार आज द गवर्नमेंट दैट फर्स्ट मे शुड बी कंसिडर्ड एज नेशनल हॉलीडे, और तब से ये उस तरह से मनाया जा रहा है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट प्रोजेक्ट 15B एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। देखिए, प्रोजेक्ट 15B इंडियन नेवी के लिए एक प्रोजेक्ट लाया जा रहा है, काफ़ी वक्त से चल रहा है वैसे तो ये प्रोजेक्ट 15B, जिसमें गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स बनाए जा रहे हैं। इस तरह का नेवल शिप होगा जिसके ऊपर मिसाइल्स फिट किए जाएंगे जो बाहर से आने वाले मिसाइल्स को डिस्ट्रॉय करेगा।
गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स बनाए जा रहे हैं प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत। 4 शिप्स बनाए जा रहे हैं और इसके लिए प्रोजेक्ट साइन किया गया था 2011 में। तब से ये प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं एट माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड इन मुंबई। तो ये जो शिप होंगे दे वुड बी अमंग्स द मोस्ट टेक्नोलॉजिकली एडवांस्ड गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स। उनके अंदर स्टेट ऑफ आर्ट वेपन या सेंसर लगा होगा। उसके अलावा इनके ऊपर ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल भी लगे होंगे और उसके अलावा सरफेस टू एयर मिसाइल डिफेंस सिस्टम्स भी लगे होंगे। इन प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत बनाए जा रहे 4 गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर्स के अंदर, यानी कि बाहर से कोई भी मिसाइल आ रहा होगा गाइडेड मिसाइल, उसको ये डिस्ट्रॉय कर देगा। गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर शिप। ये जो 4 शिप हैं उनका नाम होगा INS विशाखापट्टनम, INS मोरमगांव, INS इम्फाल एंड INS सूरत। हाल फिलहाल में INS इम्फाल न्यूज़ में था क्योंकि INS इम्फाल को वैसे तो इंडियन नेवी को 2019 में सौंप दिया गया है, लेकिन हाल फिलहाल में इसकी ट्रायल टेस्टिंग की गई है और हो सकता है कि इस साल के अंत तक इसको इंडियन नेवी में पूरी तरह से कमीशन कर लिया जाए। तो क्या क्या फ़ायदे होंगे प्रोजेक्ट 15B से? इससे सबसे बड़ा फ़ायदा होगा इन्हांस्ड कैपेबिलिटी ऑफ इंडियन नेवी। जो हमारा कोस्टल एरिया लगभग 7500 किलोमीटर है, उसके अलावा ऑफशोर आइलैंड्स हैं अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, उन सबको प्रोटेक्ट करने के काम आएगा। इंडियन नेवी को नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर बनाएगा इंडियन ओशन में। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर मींस इट वुड बी द फर्स्ट टू रेस्पॉन्ड इन केस ऑफ एनी इमरजेंसी इन इंडियन ओशन। और जब हम नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होंगे, चाहे वो पायरेसी के अगेंस्ट हो या किसी नेचुरल कैलेमिटी के अगेंस्ट हो, तो नेचुरली द इन्फ्लुएंस ऑफ चाइनीज़ नेवी in Indian Ocean will decline, which we don't want. India of course wants Indian Ocean to remain backyard of Indian Navy, और उसके लिए ज़रूरी है कि इंडियन नेवी की कैपेबिलिटीज़ बढ़ती जाएँ और उस केस में प्रोजेक्ट 15B would be playing an important role. उसके अलावा प्रोजेक्ट 15B के जो 4 शिप्स हैं दे विल प्ले मोर पोटेंट रोल एज फार एज स्कॉट ड्यूटीज आर कंसर्न। किसी पर्टिकुलर शिप को स्कॉट कराना हो या कुछ किसी आर्म फोर्सेस के किसी पर्टिकुलर शिप या एयर शिप को, एयरक्राफ्ट को स्कॉट सर्विसेज देने हो, तो उस केस में ये अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। अब जब बात हो ही रही है 15B की, तो कुछ और प्रोजेक्ट्स की भी चर्चा करते हैं सबमरीन की। देखिए 1999 में कारगिल वॉर के बाद एक सबमरीन डेवलप करने का, ये तो बात हो रही है नेवल शिप्स की, डिस्ट्रॉयर, स्टील्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर बात हो रही है 15B की। 1999 में कारगिल वॉर के बाद कैबिनेट कमेटी ने फैसला किया कि हम लोग 24 सबमरीन्स बनाएंगे, 24 सबमरीन्स, जो इंडिया के नेवल कैपेबिलिटी को स्ट्रेंथन करेगा। और इसके लिए 2 प्रोजेक्ट स्टार्ट किए गए, प्रोजेक्ट 75 एंड प्रोजेक्ट 75I। प्रोजेक्ट 75 में स्कॉर्पियन क्लास अटैक सबमरीन्स बनाए जा रहे हैं और प्रोजेक्ट 75I में इंडिजीनस कंस्ट्रक्शन ऑफ सबमरीन्स विथ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम AIP लगाया जा रहा है। प्रोजेक्ट 75 की बात की जाए तो इसके अंदर ये 6 सबमरीन्स बनाए जा रहे हैं जिनको हम लोग INS कालावरी क्लास सबमरीन कहते हैं। तो दीज INS कालावरी क्लास सबमरीन्स होंगे। इसमें INS कालावरी, INS खंदेरी, INS खरांज, INS वेला, INS वागीर। दीज आर वर्ल्ड्स मोस्ट एडवांस्ड डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन। तो ये डीजल इलेक्ट्रिक से चल रहे हैं, ये न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन नहीं है। बट फिर भी अगर कभी सवाल आ जाए आत्मनिर्भर भारत अभियान पे क्या इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स लिए गए हैं, तो आप प्रोजेक्ट 15B, प्रोजेक्ट 75 लिख सकते हैं। वैसे ही जैसा कि मैंने आपको बताया प्रोजेक्ट 75 के अंतर्गत 6 ये डीजल क्लास इलेक्ट्रिक सबमरीन्स बनाए जा रहे हैं जिसको हम लोग INS कालावरी क्लास सबमरीन कहते हैं। उसके अलावा प्रोजेक्ट 75I में एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सबमरीन्स बनाए जा रहे हैं। एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सबमरीन्स कैसे होते हैं? ये भी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन ही है, यानी कि कन्वेंशनल सबमरीन ही है, लेकिन इस पर एक एक्स्ट्रा इक्विपमेंट लगा दिया जाता है एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम, जिस कारण से ये वाटर के अंदर ज़्यादा लंबे समय तक रह सकता है। इसको बार बार सरफेस पे आने की ज़रूरत नहीं होती है फॉर एयर एंड ऑल। तो यू सी हाउ एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सबमरीन्स आर मोर लीथल। सो the more frequently a submarine surfaces, the higher the chances of getting detected। जितना ज़्यादा बार कोई सबमरीन सरफेस पे आएगा उतना चांसेस है कि वो डिटेक्ट हो जाए। तो ये जो एयर इंडिपेंडेंस प्रोपल्सन सबमरीन है ये लंबे समय तक पानी के अंदर रहता है, लगभग 14 दिनों तक पानी के अंदर रहता है, जबकि नॉर्मल कोई डीजल इलेक्ट्रिक बोट है उसको 2 से 3 दिन में सरफेस पे आना पड़ता है फॉर ऑक्सीजन एंड ऑल।
तो इस कारण से जो एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सबमरीन है उसका कैपेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और आप मान सकते हैं कि एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सबमरीन अगर लगा हो डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन्स के ऊपर भी, यानी कि ये मान लीजिए डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन है तो नॉर्मली इसको 2-2, 3-3 दिन पे ऊपर आना पड़ता है, लेकिन अगर इसमें एयर इंडिपेंडेंट प्रोपल्सन सिस्टम लगा दिया गया तो दिस इज एज गुड एज और ऑलमोस्ट एज पावरफुल एज अ न्यूक्लियर सबमरीन। इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, ये मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है, एक जनरल मेंस क्वेश्चन कि हाईलाइट द सिग्निफिकेंस ऑफ इंडिजनाइजेशन ऑफ डिफेंस सेगमेंट। जो स्टूडेंट खुद से लिखना चाहें वो लिख सकते हैं, जिनको कहीं डाउट आ रहा हो, कुछ कन्फ्यूजन आ रहा हो, कुछ समझ ना आ रहा हो तो वो हिंट्स पढ़ करके भी इस आंसर को लिख सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट सबमर्ज्ड वेन टेक्नोलॉजी फॉर इरोजन। तो दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस जीएस पेपर 5 असम इशूज पॉइंट ऑफ व्यू। इरोजन का प्रॉब्लम कितना अक्यूट है असम के अंदर वो तो आपको पता ही है। ये हाई स्पीड वाटर डिस्चार्ज ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र लीड्स टू लॉस ऑफ कोस्टल एरियाज ईयर आफ्टर ईयर इन आवर स्टेट। तो डेटा कहता है कि अबाउट 7% ऑफ द लैंड इन द स्टेट 17 रिवराइन डिस्ट्रिक्ट हैज़ बीन लॉस्ट इन लास्ट 50 ईयर्स। और असम सरकार का डेटा कहता है कि लगभग 80 स्क्वायर किलोमीटर एरिया 80 स्क्वायर किलोमीटर एरिया असम लूज करता है एवरी ईयर ड्यू टू इरोजन बाय ब्रह्मपुत्र। इरोजन का जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट देखा जाता है वो देखा जाता है माजुली में। यू सी माजुली का जो माजुली आइलैंड वर्ल्ड्स लार्जेस्ट रिवराइन आइलैंड, इसका एरिया कभी 1250 स्क्वायर किलोमीटर हुआ करता था इन 1890, वो घट करके हो गया 515 स्क्वायर किलोमीटर। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर यही रेट रहा तो 2040 तक तो ये पूरी तरह से गायब ही हो जाएगा। It will disappear completely by 2040 if the erosion rate continues at the same pace. इरोजन के मुख्य कारण क्या हैं? तो मुख्य कारण है, आप देखो, जो सैंड या सिल्ट लेकर के आती है ब्रह्मपुत्र नदी, वो फिर रिवर के बेड पे इकट्ठा होते जाता है और इस कारण से रिवर का जो लेवल है वो उठता जा रहा है। और लेवल जब उठ रहा है तो आसपास का जो फिर जो कोस्टल एरिया का जो लेटरल सॉइल है या लैंड है वहाँ पे इरोजन हो रहा है। तो बेसिकली सिल्ट या सैंड का सेटल होना और रिवर के लेवल का राइज होना, इस कारण से साइड कटिंग बढ़ रही है। और इसका एक सरल सा सॉल्यूशन है ड्रेजिंग, यानी कि रिवर बेड को क्लीन करना, वहाँ के सैंड और सिल्ट को रिमूव करना। दैट इज़ वन सॉल्यूशन जिसकी मदद से हम लोग कुछ हद तक इरोजन को कंट्रोल कर सकते हैं। उसके अलावा कोस्टल एरियाज़ में ये जो रिवर बैंक्स हैं वहाँ पे ट्रीज़ या बैम्बूज़ को प्लांट करना। उसके अलावा आरसीसी स्टील या डैम्पनर बेस्ड स्ट्रक्चर बनाना, माजुली में ऐसा किया भी जा रहा है ताकि इरोजन को अवॉइड किया जा सके। इस तरह के जियो बैग्स कैसे होते हैं? हाई टेंसाइल बैग्स होते हैं जिसके अंदर सीमेंट या सैंड रख करके जियो बैग्स बनाया जा रहा है, जिसको हम लोग कोस्टल एरिया में बिछा सकते हैं इन ऑर्डर टू अवॉइड इरोजन एंड लॉस ऑफ लैंड बिकॉज ऑफ दैट। एक जो नई टेक्नोलॉजी, नई तो नहीं है लेकिन हाल फिलहाल में इसको इम्प्लीमेंट करने की जो बात की जा रही है वो है सबमर्ज्ड वेन टेक्नोलॉजी। सबमर्ज्ड वेन टेक्नोलॉजी आईआईटी रुड़की के प्रोफेसर्स ने सजेस्ट किया है ताकि ब्रह्मपुत्र के कारण होने वाली जो साइड कटिंग है और उसके कारण होने वाला जो लैंड इरोजन है उसको अवॉइड किया जा सके। तो सबमर्ज्ड वेन इरोजन में क्या किया जा रहा है कि इस तरीके के बैम्बू बेस्ड कुछ स्ट्रक्चर्स, जिसको हम लोग कहते हैं हाइड्रोफॉइल्स, उसको लगाया जा रहा है और एक पर्टिकुलर एंगल पे लगाया जाता है। ऐसा लगाया जाता है कि रिवर के अंदर एक टर्बुलेंस क्रिएट हो और टर्बुलेंस के कारण बहुत सारा सैंड या सिल्ट जो है वो सेपरेट हो जाए बिकॉज ऑफ दीज हाइड्रोफॉइल्स। दीज हाइड्रोफॉइल्स आर मेड अप ऑफ बैम्बू जनरली। और सैंड या सिल्ट जब सेपरेट होगा तो रिवर के बेड पे वो डिपॉजिट नहीं होगा। जब डिपॉजिट नहीं होगा तो फिर आप समझो कि एक बार ड्रेजिंग कर दी तो रिवर का जो लेवल है वो काफ़ी टाइम तक नीचे रहेगा और साइड कटिंग नहीं होगी। तो पहले तो ड्रेजिंग करना होगा ताकि रिवर बेड क्लीन हो, और ड्रेजिंग करके छोड़ दोगे तो कुछ दिन में फिर से सैंड या सिल्ट इकट्ठा हो जाएगा। तो ड्रेजिंग के बाद हम लोग को सबमर्ज्ड वेन टेक्नोलॉजी ऐसे इस्तेमाल करनी होगी। इस तरह का बैम्बू बेस्ड स्ट्रक्चर बनाना होगा, हाइड्रोफॉइल्स की मदद से सैंड या सिल्ट को सेपरेट करते रहना होगा ताकि फ्यूचर में सेडिमेंटेशन ना हो ऑन द बेड ऑफ द रिवर। यू सी, अगर गंगा नदी की बात की जाए तो हर साल लगभग 500 से 600 मिलियन टन्स ऑफ सेडिमेंट गंगा नदी लाती है, जबकि ब्रह्मपुत्र हर साल 700 से 800 मिलियन टन्स ऑफ सेडिमेंट लाती है, विच इज़ मच हाइयर। तो ब्रह्मपुत्र नदी का ड्रेजिंग और साथ ही साथ फ्यूचर में सेडिमेंट लोड ना बढ़े रिवर बेड पे, उसको अवॉइड करने के लिए सबमर्ज्ड वेन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना होगा।
और ये सारी चीज़ें करने के लिए वी नीड ए लॉट्स ऑफ फंड। तो इसके लिए क्या क्या अरेंजमेंट्स किए गए हैं, तो इंटरनेशनल फंडिंग के भी अरेंजमेंट्स किए गए हैं। एशियन डेवलपमेंट बैंक हैज़ सैंक्शन 3,700 करोड़ फंड, वाइल वर्ल्ड बैंक हैज़ सैंक्शन 1,200 करोड़ फंड। फाइनेंस कमीशन ने रिवर इरोजन को एक नेचुरल कैलेमिटी आइडेंटिफाई किया है और इस कारण से नाउ आसाम गवर्नमेंट विल गेट एडिशनल फंड फॉर प्रिवेंटिंग इरोजन on the coastal land because of rivers fast discharge। और फाइनेंस कमीशन ने चूंकि रिवर इरोजन को एक नेचुरल कैलेमिटी डिक्लेयर किया, इसी कारण से माजुली में रिवर के कारण होने वाले इरोजन को प्रिवेंट करने के लिए 1075 करोड़ का फंड एलोकेशन भी किया गया है। इस टॉपिक के बेसिस पे ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है मेंस का। हाईलाइट द फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर इरोजन ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इन आसाम, ऑल्सो हाईलाइट पॉसिबल सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम। सिंपल सा ओपनिंग दे दिया, इरोजन ऑफ कोस्टल एरिया बाय हाई स्पीड वाटर डिस्चार्ज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर इज ए मेजर स्कॉर्च ऑफ फॉर आसाम। डेटा दे दिया कुछ हमने कि 7% कोस्टल लैंड 17 रिवराइन डिस्ट्रिक्ट में लॉस्ट हुआ है पिछले 50 सालों में, और असम सरकार के हिसाब से 80 स्क्वायर किलोमीटर लैंड इज लॉस्ट एवरी ईयर ड्यू टू डिस्चार्ज ऑफ ब्रह्मपुत्र रिवर। मेन इम्पैक्ट ऑफ द इरोजन इज सीन इन माजुली, तो माजुली का अलग से हमने बना करके दे दिया। ब्रह्मपुत्र नदी है, उसकी डिस्ट्रीब्यूटरी खरकुटिया, सुबनसिरी, बीच में माजुली आइलैंड का एक टाइम एरिया इतना हुआ करता था, घट करके इतना हो गया है 2045 तक कि पूरी तरह से डिसअपियर हो जाएगा। एंड देन पॉसिबल स्टेप्स टू कर्ब इरोजन, उसमें वही सारी चीज़ें ड्रेजिंग, प्लांटेशन, सॉलिड स्ट्रक्चर, जियो बैग्स एंड सबमर्ज विंड टेक्नोलॉजी वो सब लिख करके दे दिया है। ऐसे आप रिप्रेजेंट कर सकते हो अपने आंसर को। और इसके लिए जो फंड की ज़रूरत है उसके लिए फंड के सोर्सेज भी हमने बता दिए, इंटरनेशनल एजेंसीज हो गया, 15th फाइनेंस कमीशन हो गया। कंक्लूजन में आप कुछ ऐसा लिखोगे कि, और हर इंसान अपने अपने हिसाब से कंक्लूजन लिख सकता है, लेकिन मेरे दिमाग में ये आया है कि लैंड चूँकि एक स्कैर्स रिसोर्स है और लैंड का जिस तरह से इरोजन हो रहा है, इस कारण से इकोनॉमिक चैलेंजेस तो हो ही रहे हैं, इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे हैम्पर तो हो ही रहा है, साथ ही साथ सोशल हार्मनी पे भी चैलेंज होगा, क्योंकि जितना लैंड डिग्रेड होगा उतना लैंड को लेकर के कन्फ्लिक्ट बढ़ेगा, एंड दैट विल हैम्पर सोशल हार्मनी ऑफ असम ऑल्सो, एंड दैट इज़ वाई वी नीड टू फाइंड सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम एट अर्जेंट बेसिस। पूरी तरह से हम अवॉइड तो नहीं कर सकते, लेकिन कुछ हद तक रेट को, रिवर रिलेटेड इरोजन के रेट को कट डाउन जरूर कर सकते हैं। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। इसमें इंडस वैली सिविलाइजेशन में लोग मेल या फीमेल डिटीज़ दोनों का प्रेयर तो करते थे, लेकिन पैलेसेज या टेम्पल्स की कोई चर्चा नहीं है, या फिर वॉरफेयर कैसे होता था उसको हम लोग आज तक कभी समझ नहीं पाए, क्योंकि पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट को हम लोग आज तक पढ़ नहीं पाए। सो द करेक्ट आंसर इज बी ऑप्शन बी।